डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टडी कर रहे हैं। अब तक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आप सबको पता होगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में लास्ट क्लास जो हम पढ़ रहे थे वो पीएच डिस्कस कर रहे थे। और पीएच डिस्कस करते करते हमने जो एंड किया था वो एंड किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच एक्चुअली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताने का एक तरीका है। पीएच इज़ ऐसा पीएच कोई नई चीज़ नहीं है। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताने का ही एक कन्वीनियंट तरीका है। फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा जो अलग अलग कलर अलग अलग पीएच की वैल्यूज़ पे देता है। दिस वाज वेरी सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पीएच का जो इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में क्या है। तो बिफोर गोइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, लास्ट सेशन में जो हम छोड़ चुके थे कुछ चीज़, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में डिस्कस करते करते हमने चीज़ों को छोड़ दिया था। तो आई होप कि हमको एक बार उससे डिस्कस कर लेना चाहिए और कुछ एग्जांपल्स जान लेना चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस को, वीक एसिड्स और वीक बेसिस को नहीं जानेंगे तो जब सॉल्ट्स का पीएच हम लोग निकालेंगे, सॉल्ट जब हम पढ़ेंगे, सॉल्ट की फैमिली को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो वो दिक्कत ना आए तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे। समझ पाए मेरी बात? देखें, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो इसमें सिंपली क्या लिखा हुआ है, एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, दो एसिड है, एक एसिड ज़्यादा H+ आयन दे रहा है, एक एसिड कम H+ आयन दे रहा है अपने एक्वस सोल्यूशन में। जो ज़्यादा दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कम दे रहा है वो वीक है। ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर आयोनाइजेशन की बात करें आप, तो जब आयोनाइजेशन को आप देखते हैं तो आपको मिलता है कि कुछ एसिड्स पूरी तरह से ऑलमोस्ट आयोनाइज होकर सारा का सारा H+ आयन प्रोड्यूस कर देता है और कुछ नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वो वीक हो जाएगा और जो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे, हम लोग एनसीईआरटी की भाषा को लिखेंगे। ओके, कुछ एसिड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होते हैं और उसका लिस्ट मैंने लास्ट क्लास में दिया था, आज एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे बोलेंगे? एसिड्स विच गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ। देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड्स को डिफाइन करने के कई तरीके हो सकते हैं। आई एम पिकिंग वन ऑफ देम फ्रॉम एनसीईआरटी, एसिड्स विच गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ H+ आयन। H+ आयन, अभी H+ आयन कहाँ देगा? अपने एक्वस सॉल्यूशन में। रिमेंबर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। एसिड्स विच गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ H+ आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जनरली स्ट्रॉन्ग कॉम्पेरेटिव टर्म है, लेकिन अगर आप जनरल बात करें इसमें एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा। एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आप सबको बता दिया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका HClO4 है, देन यू हैव HNO3, देन यू हैव H2SO4। जहाँ तक मुझे याद है, लेट मी चेक इट आउट कि स्ट्रेंथ में सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फॉरगेट द स्ट्रेंथ। मैं अक्सर भूल जाता हूँ स्ट्रेंथ को, इसलिए चेक कर ले रहा हूँ आज। चला, इसको सही मान के चलते हैं अभी। H2SO4, देन वी हैव HI, HBr, HCl। ओके, मैंने आपको कहा था कि HF जो है वो वीक एसिड है। पर क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से ये जो तीनों हैं, ये तीनों कहलाते हैं ऑक्सी एसिड्स। ये भी आपने पढ़ा होगा शुरू के क्लासेस में। ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी हो और जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसको आप बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। दीज आर दी हाइड्रा एसिड्स। तो ये भी आप जान लें, हाइड्रा एसिड्स। ओके, दो तरह के एसिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट्स। अब वीक एसिड्स क्या होंगे? वीक एसिड्स किसे बोलेंगे आप? सिंपली क्या हो जाएगा? एसिड्स which
NCERT की भाषा अगर देखें तो क्या है, लेस H प्लस आयंस which give less acid, which give less H plus ions are said to be weak acids. Remember there are many ways to define. हम ऐसा भी कह सकते हैं जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है स्ट्रॉन्ग, जो पार्शली आयोनाइज होता है, बहुत कम आयोनाइज होता है, वो कहलाता है वीक. अब इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे. एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा आपको नाइट्रस एसिड. ओके, जितने सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, इसका जो अस वाला एसिड है सारे के सारे वीक है. नाइट्रस एसिड हो गया. उसी तरह से आपका ये है पर क्लोरिक एसिड. पर क्लोरिक एसिड के बाद आता है क्लोरिक एसिड, ये भी वीक है. क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, ये भी वीक है. सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड. फॉर्मूलाज अगर देखें तो HNO2 हो जाएगा. मैं नाम लिखना बाद में सिखाऊंगा आपको कभी. क्लोरिक एसिड का हो जाएगा HClO3, क्लोरस एसिड HClO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. समझ पा रहे हैं मेरी बात? दिस इज H2SO3. अब देखें इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज अ वीक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसी का अस एसिड फॉस्फोरस एसिड, दिस इज H3PO3. ओके, आपने यहाँ देखे HI है, HBr है, HCl है, क्या बच गया? HF, जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफ्लूरिक एसिड. ये भी आपका वीक एसिड है HF. मतलब दिस विल गिव लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन. दीज एसिड्स विल गिव लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस. एसिटिक एसिड हो गया. और जितने सारे ऑर्गेनिक एसिड आपके पास आएंगे वो सारे के सारे वीक होंगे. ठीक है, तो आई थिंक आपको एक फेयर इनफ लिस्ट मिल गया. दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दीज आर द वीक एसिड्स. नाउ ऑन दिस बेसिस कैन यू डिफाइन स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस. हाँ, बस कुछ नहीं करना है. देखें आप, मैं भी आप देखते जाए मैं क्या क्या कर रहा हूँ. कैसे डिफाइन करेंगे आप? जल्दी जल्दी बताएं. आई थिंक सब लोग डिफाइन कर रहे होंगे. चलें, वीक हटा देता हूँ. ओके, इसको ही पूरा हटा देता हूँ. एसिड से हटा देता हूँ, H प्लस हटा देता हूँ. चले, अगर मैं लिखूँ स्ट्रॉन्ग बेसेस तो आप क्या बोलेंगे? बेसेस विच गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन. रिमेंबर ये माइनस साइन यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं. पूरे आयन में है, लेकिन स्पेशली ये होता है ऑक्सीजन में, इसलिए मैं वहाँ लिखता हूँ आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग. क्या लिखा? बेसेस विच गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH माइनस आयन, आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग बेसेस. अब इसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ओके, उसी तरह से आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है. ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. और कौन कौन से हमारे पास हैं? आई थिंक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट मुझे इतना ही पता है तो इतना लिखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और भी इसमें लिस्ट है. अब वीक बेसेस में क्या हो जाएगा भाई? वीक बेसेस क्या हो जाएंगे? तो क्या लिखेंगे आप? बेसेस विच गिव लेस हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन्स, आर सेड टू बी वीक बेसेस. ओके, वीक बेसिस का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? देखें, वीक बेसिस का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर वीक बेस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो सपोज टू बी वीक बेस. ओके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. और
अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर दी वीक बेसेस। वीक बेसेस के एग्जाम्पल्स जाते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिस्ट में नंबर कम होते हैं, बट वीक जो होंगे ना, वीक के नंबर ज़्यादा होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी बात। ये बात रिपीट करनी थी क्योंकि जब हम लोग इससे मिला के सॉल्ट बनाएंगे, एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट बनाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ कर रहे हैं या वीक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ कर रहे हैं कि वीक बेस का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी पर पूरा का पूरा सॉल्ट की प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो मैंने इसीलिए इसको बता दिया। अब फिर आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। लिख लीजिए। ओके, अब अगला मैंने क्या कहा था शुरू में ही आपको कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। नाउ राइट डाउन द टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल ही नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, देखें बहुत चीज़ इसमें, पीएच के एग्जांपल्स तो हर जगह हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसमें हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो सबसे पहला सवाल ही लिखा है, एनसीईआरटी का एक तरीका ही कुछ डिफरेंट होता है। एनसीईआरटी टॉपिक नहीं लिखता है, आपके जहन में क्वेश्चन मार्क देता है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर करता है। क्या लिखा है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो मेरा जवाब होगा मोटे अक्षरों में यस, हाँ होते हैं। क्यों? आपने अगर अपने बॉडी के ब्लड का या यूरिन का डायग्नोस्टिक कभी किया होगा तो आपने देखा होगा कि समटाइम्स डॉक्टर क्या कहता है कि आप अपना पीएच की जांच कराएं, यानी कि आपके ब्लड का जो पीएच है उसको वो कितना है वो पता होना चाहिए आपको, और आपकी यूरिन का पीएच कितना है ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पीएच है, ये पीएच हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है, हमारे बॉडी के अंदर किस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, ये फंक्शंस सही हो रहे हैं कि नहीं, हमारा बॉडी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। दिस इज़ डिसाइडेड बाय द पीएच ऑफ द ब्लड एंड द यूरिन। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है, एक रेंज से ऊपर या कम हो जाता है, तो डॉक्टर को बीमारियों के बारे में आइडिया लगने लग जाता है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर जब डायग्नोस्टिक करता है तो बहुत सारे टेस्ट में से ये भी टेस्ट लिखता है कि पीएच की जांच करना है, वो डायरेक्ट नहीं लिखता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा जो आपको पेपर निकल के आता है डायग्नोस्टिक के बाद क्या होता है, उसमें पीएच वैल्यूज होता है। तो ये पीएच वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, तो हमें जानना है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज क्या है, पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज हाउ मच, 7.0 to 7.8। ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर अगर आपका है तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज। इसी रेंज में, कितना नैरो है देख सकते हैं आप, 7.0 to 7.8, सिर्फ 8 का डिफरेंस है, इतने के बीच में रहेगा तो आप सही हैं। इससे कम भी हुआ तो दिक्कत, इससे ज़्यादा भी हुआ तो दिक्कत। समझ पे, एक्चुअली ये ब्लड का पीएच बता रहा है, जहाँ तक मुझे पता है दिस इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। और हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो अपने पीएच को मेंटेन रखता है, तो ये उसका मेंटेन रखने की कैपेसिटी है, इतना कोई मेंटेन रखता है। अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ वाइटल चेंजेस आने लगते हैं तब इसमें कुछ तब्दीली आने लगती है, चेंजेस आने लगते हैं, इट मीन्स यू आर इल, यू आर नॉट वेल एनीवे। समझ में आ रही बात? तो पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी 7.0 to 7.8, इसी रेंज में हमारा बॉडी काम करता है। ओके, अजान की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा था। तो क्या बात कर रहा था मैं कि हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज है इस रेंज में काम करता है। आवर बॉडी वर्क्स विद दिस पीएच रेंज। अगर इससे कम हुआ
तब भी आपको परेशानी, इससे ज़्यादा हुआ तब भी आपको परेशानी है। तो क्या सवाल था, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो ऑब्वियसली पीएच सेंसिटिव है हम लोग पीएच सेंसिटिव है। हम लोग ज़रा भी ज़्यादा हो जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कम हो जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में? एसिड रेन। एसिड रेन का फॉर्मेशन क्या होता है आई एम नॉट गोइंग टू टीच राइट नाउ, लेकिन एसिड रेन जब हो जाता है, कब एसिड रेन बोलते हैं? व्हेन द pH of rain water is less than how much? 5.6। इससे अगर कम हो गया, आई थिंक आई एम राइटिंग इट करेक्ट, हाँ, जब आपका रेन वाटर का pH कितना हो जाए 5.6 से कम, तो इसको आप बोलेंगे एसिड रेन। अब ये एसिड रेन से दिक्कत क्या है? ये एसिड रेन अगर आपके वाटर बॉडीज़ में गया, वाटर बॉडीज़ में क्या है आपका? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, है कि नहीं? अब ये एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स ये सब क्या है? पीएच सेंसिटिव है कि नहीं? अब ये पीएच सेंसिटिव होने की वजह से इनका लाइफ क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देयर लाइफ वुड बी डिफ़िकल्ट। समझ पाए मेरी बात आप कि ये एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम होता है, यानी कि एसिडिक हो गया ये, ठीक है। अब ये वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो ये एक्वेटिक एनिमल्स के लाइफ को मुश्किल कर देगा, एक्वेटिक प्लांट्स के लाइफ को क्या कर देगा? मुश्किल कर देगा। इसका मतलब चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये सब पीएच सेंसिटिव है। इसके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ी जा सकती है पीएच के रिगार्डिंग बातें। अब अगला सवाल है, अच्छा एक आपका डू यू नो कॉर्नर में दिया गया है एसिड इन द अदर प्लानट्स में भी एसिड्स हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको क्या मतलब है वेनस से कि वेनस में क्या हो रहा है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं क्या कह रहा है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपली कलर हटा दे अगर तो सिंपली क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना हुआ है कौन? वेनस। इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब सवाल है क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। जब हम लोगों का पीएच थोड़ा भी कम हो जाता है, थोड़ा एसिडिक हो जाता है, तो लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाउ कैन यू इमेजिन इफ़ देयर इज़ अ क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑल अराउंड एंड यू वांट टू इमेजिन योर लाइफ देयर? पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो गॉड ने है किसको बनाया है? अर्थ को बनाया है, जो हमारे लिए ठीक है। इसको सेव करें, इसको बचाएं, इसको पहले एसिड रेन से बचाएं आप, बाकी प्लैनेट्स के बारे में बाद में सोचेंगे। तो और किसी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ये हमारा बहस नहीं है। हम अपने प्लैनेट को सुधारेंगे, अपने प्लैनेट को साफ़ करेंगे, अपने प्लैनेट के लिए हम लोग इको फ्रेंडली बनेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? यस, क्योंकि हमारा बॉडी कुछ पीएच रेंज के अंदर काम करता है एंड दिस नॉर्मल रेंज इज 7.0 to 7.8। इसी तरह से उसी तरह से प्लांट्स जो हैं वो भी कुछ पीएच पर ही काम करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब शहर में किसके यहाँ बैकयार्ड है? किसी के यहाँ तो नहीं है। इफ़ यू आर लिविंग इन द विलेज तो वहाँ सबके यहाँ अपना अपना बैकयार्ड होता है, तो लोग प्लांट्स लगाते हैं। अब जब प्लांट्स लगाते हैं तो हमें ये, क्योंकि हम लोग उतना, कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि लोग कुछ प्लांट्स को लगाते हैं कहीं से लाके, लेकिन वो ग्रो ही नहीं करता, कुछ दिनों बाद फिर से वो डाई हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम वहाँ के सॉइल को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। तो सॉइल को अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह का अलग अलग एरिया में जो सॉइल का पीएच होता है ये स्पेसिफिक पीएच होता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पीएच के सॉइल्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स उगते हैं। इसीलिए कहीं कुछ प्लांट्स उगते हैं, कहीं कुछ प्लांट्स उगते हैं, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्लांट्स उगते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सॉइल के पीएच पे भी डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, बट पीएच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? तो अगर आप नॉर्मल रेंज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दिस मस्ट बी
न्यूट्रल के आसपास होता है, 5.5 टू 7.5। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है ये बात कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल। पीएच ऑफ द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये रेंज कितना है? ये रेंज है आपका 5.5। दिस इज़ नॉट द शार्प डाटा, लेकिन एक ऑब्वियस डाटा नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं आप इसको कि नॉर्मल जगहों पे ऐसा ही होता है, 2 7.5। इसी रेंज के बीच अगर सॉयल का पीएच हो तो वहाँ पर प्लांट्स में प्रॉपर ग्रोथ होता है। दिस इज़ अबाउट दी प्लांट। ओके, अब इसमें आप अपने आसपास के जो सॉयल है उसकी पीएच को चेक कर सकते हैं। इसके लिए मेथड क्या है? मेथड आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो आप अलग अलग पीएच बताएगा। आप एक सॉयल को कहीं से खोद के निकालेंगे, उसको पानी में उसका मिक्सचर बना लेंगे, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर लेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। अब है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम लो। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो हमारा आ गया स्टोमक। स्टोमक जो है हमारा, ये क्या करता है? आप सबको पता है हमारा स्टोमक क्या करता है? एक एसिड सीक्रेट करता है, दैट वेरी एसिड इज़ क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टोमक। अब अगर जब आप कुछ रिच खाते हैं, क्या खाते हैं? रिच। हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक सीक्रेट्स, आई थिंक स्पेलिंग सही होगा, HCl, in significant amount per day। ये कितना हो सकता है? 1.2 से 1.5 लीटर के दरमियान। समझ सकते हैं आप? इतना इतना, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, इतना HCl हमारा स्टोमक सीक्रेट करता है। अगर आप क्या करते हैं, कुछ रिच खाते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस खाते हैं, रिच फूड खाते हैं, तो ये क्या करता है? ज़्यादा HCl सीक्रेट करने लगता है। मतलब आपका जो स्टोमक है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, यानी कि इसका एक्सेस अगर सिक्रेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो एसिड्स होते हैं ये आपको क्या देगा? बर्निंग सेंसेशन देगा। तो आपको इरिटेशन होने लगेगा, आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, आपको बर्निंग पेन होने लगेगा, जलन होगी आपकी बॉडी में, यू विल फील अनईजी। इसका मतलब क्या हो गया कि पीएच घट जाता है ना आपका पेट का, तो आपका पेट का पीएच भी मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अगर सीक्रेट हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग, यानी कि आपके स्टोमक में क्या होता है, इसको आप कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी मैंने शुरू में ही डिस्कस कर दिया। व्हाट इज़ एसिडिटी? जब आप व्हेन यू ईट एक्सेस फूड, ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर व्हेन यू ईट रिच फूड, योर स्टोमक सीक्रेट्स excess of HCl which gives you burning pain in your stomach। समझ में आई बात? which is acidity। अब मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा, दिस इज़ वेरी सिंपल। क्या मैं बोला फिर से आप सुन लें कि जब आप कुछ रिच खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, या फिर आपका इंडाइजेशन हो जाता है, आपका पेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो आपका जो स्टोमक है ये ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। समटाइम्स आप नहीं खाते हैं तब जो है वो आपका डाइजेशन में काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपके पेट में फूड है ही नहीं, लेकिन आपका स्टोमक HCl सीक्रेट कर रहा है। तो जब ये एक्सेस होने लगता है आपके पेट में तो इट गिव्स यू बर्निंग पेन एंड यू फील अनईजी एंड दिस इज़ कॉल्ड एसिडिटी। अब एसिडिटी का रिमेडी क्या है? इसका रिमेडी अगर आप देखेंगे, इलाज क्या है? इसका इलाज है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया contains MgOH
होल ट्वाइस, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है विच इज़ बेसिक, और ये बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एंड यू फील ईजी। इसके अलावा आप माइल्ड बेसेस और भी ले सकते हैं। दिस इज़ अ माइल्ड बेस, दिस इज़ दी माइल्ड बेस। माइल्ड बेस मतलब वीक बेस है ये, ओके, दिस इज़ द माइल्ड बेस। तो ये आपका एज अ रेमेडी इस्तेमाल हो सकता है, और रेमेडी में मतलब न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो कहने का ये मतलब था कि आपका पेट में भी पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी। समझ पाए मेरी बात? चले आगे बढ़ते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। चलिए अभी देखते हैं हम लोग पीएच इन आवर माउथ। pH in our mouth, pH in our mouth। हो सकता है बहुत बच्चों को ये टॉपिक बोरिंग लग रहा हो, बट एनसीईआरटी को हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, सो बोर ना हो जाएं, बस मेरे साथ रहें, फिर हम आपको सिखा देंगे जो भी है। तो रिमेंबर, हमारा जो माउथ है इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा किस में होती है, जो आपके टीथ हैं और इस टीथ से जुड़े हुए जो मसूड़े हैं, इसमें दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कतें क्यों होती है? लापरवाही की वजह से, आप ही की लापरवाही की वजह से होती है। तो होता क्या है ये जो हमारा दांत है, इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है, इट इज़ मेड अप ऑफ इनेमल। ये क्या, ये इनेमल कहलाता है, इनेमल। समझ में आई बात? यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे, टूथ जो है वो किससे बना, टूथ जो है, टूथ का जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस ऑफ, इफ़ आई एम करेक्ट, अपर सरफेस ही होगा ये, बायोलॉजी में इसको आप डिटेल जानते होंगे। अपर सरफेस ऑफ टूथ जो है वो क्या है, इनेमल है, ओके। ये इनेमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, ओके। ह्यूमन बॉडी में ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब ये इनेमल किससे बना हुआ है, मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, आई थिंक कैल्शियम फॉस्फेट, मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच इज़ अ सॉल्ट, इससे बना हुआ है वो, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फॉर्मूला अगर लिखेंगे CaPO4 CA3 हो जाएगा, PO4 होल 2 हो जाएगा। दिस इज़ योर कैल्शियम फॉस्फेट। इसी से आपका इनेमल बना हुआ विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन ये कोरोड हो जाता है कब, व्हेन द pH ऑफ आवर माउथ कितना से कम हो जाता है, 5.5 से, लोअर देन 5.5 इट starts corrode tooth enamel which is टूथ डीके। यही है टूथ डीके। टूथ डीके क्या है भाई, जब आपके माउथ का pH 5.5 से कम हो जाएगा तो ये आपके दांत को धीरे धीरे कोरोड करता है, खा जाता है, जिसको आप टूथ डीके कहते हैं। अब ये होता क्यों है, ये होता क्यों, मैंने कहा कि ये होता किसकी वजह से, लापरवाही, लापरवाही, समझे, केयरलेसनेस। लापरवाही कैसे है भाई, लापरवाही आप करते हैं, आप खा लेते हैं, सो जाते हैं, खाए सो गए। अरे भाई खाए तो साफ़ करो, मुंह को साफ़ करना ज़रूरी है। अब इस टूथ डीके से बचने के लिए आप क्या करें, सिंपल मेथड क्या है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ। इसका डिफेंस क्या है आपके पास, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टीथ आफ्टर मील। अब ये क्लीनिंग कैसे होगी, यूज़ टूथपेस्ट, काफ़ी है, टूथपेस्ट यूज़ करेंगे काफ़ी है। अब टूथपेस्ट उंगली से नहीं करेंगे, आप ब्रश से करेंगे ताकि आपके दांत का हर पार्ट साफ़ हो जाए। होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं और आपके मुंह में कुछ फूड पार्टिकल्स बच के रह जाते हैं, तो
आपके मुंह में जो ऑलरेडी बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, भाई बायोलॉजी में आप जब पढ़ते हैं कि हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, तो आपके मुंह के अंदर भी बैक्टीरियाज हैं। तो जब आप खाना खाए और कुछ फूड पार्टिकल्स आपके मुंह में रह गए, अब आया बैक्टीरिया अपना काम करने के लिए। अब आपके उन फूड पार्टिकल्स को वो बैक्टीरिया सराएगा, गलाएगा। समझ में आई बात? तभी ना बदबू आने लगती है मुंह से। सुबह सुबह आपके मुंह के सामने कोई अगर चला गया तो उसका दिन ख़राब हो जाएगा। सबका नहीं, जो साफ़ करके सोता है उसका नहीं, जैसे आप साफ़ करके नहीं सोते हैं, हो सकता है आप साफ़ नहीं करते होंगे मे भी, तो आपका जो सामने वाला बंदा अगर आ गया आपके मुंह के सामने, दिन ख़राब हो जाएगा। तो होता क्या है, आपके मुंह में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसका डिग्रेडेशन होता है। और डिग्रेड होने के बाद ये हमारे मुंह में एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने की वजह से हमारा जो ये है, क्या नाम है, माउथ का पीएच है, ये 5.5 से कम हो जाता है। तो मैंने कहा कि लापरवाही, ये लापरवाही क्यों होती है? क्योंकि हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो टूथ डीके का रीज़न जो है वो आप लिख सकते हैं। एक तो रीज़न हो गया ये, लेकिन जो एक जनरल रीज़न है, जो एक आम आदमी समझता है, एक आम आदमी को ये पता नहीं है कि आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। तब हम लोग घर में क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, खजूर पकड़ लिया, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, मुझे पता नहीं है। 5.5 एक आम आदमी को बताएंगे क्या है, अब तुम्हारा मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो गया, चलो ब्रश करो। नहीं, खाना खाओ, चलो ब्रश करो, मुंह साफ़ करो, नहीं तो दांत सड़ जाएगा। क्या हो जाए? दांत सड़ जाएगा। मतलब एक आम आदमी को पता है कि आप मुंह में खाना खाने के बाद वो गंदगी छोड़ नहीं सकते हैं। खाना खाने के बाद पेट में चला गया वो तो आपके फ़ायदे के लिए होगा, जो मुंह में बच गया वो है गंदा, भाई उसको करो साफ़। और इस्तेमाल किसका करेंगे? टूथपेस्ट। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ज़रूरी है। टूथपेस्ट में फ्लोरीन होना चाहिए बहुत ही कम मात्रा में, और वो फ्लोरीन आपको बचाता है एक्चुअली टूथ डीके से। तो रोल ऑफ फ्लोरीन एक्चुअली आप पढ़ेंगे टूथपेस्ट में कैसा कैसा होता है। हालांकि फ्लोरीन एक पॉइजनस एलिमेंट है, दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर पॉइजनस एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ये आपके टूथपेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फ्लोराइड होता है। तो आई थिंक बहुत सारे बातें हो गई है। लास्ट बात है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब ये केमिकल वारफेयर क्या है भाई? केमिकल वारफेयर क्या है? केमिकल वारफेयर, आप कभी मधुमक्खी के छत्ते के आसपास जाके मधुमक्खी के छत्ते पे किक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि उसके पास एक हथियार है, एक केमिकल है जो आपके बॉडी में वो इंजेक्ट कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल वारफेयर। क्या है? जो बी स्टिंग है या फिर एंट स्टिंग है, उसमें एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो जब वो आपको स्टिंग करता है तो आपके बॉडी में उस एसिड को सीक्रेट करता, छोड़ता है। समझ में आई बात? और वो आपके बॉडी में जो ही जाता है, आपका बॉडी में बर्निंग, इरिटेशन, पेन शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे फूलने लगता है, सूजन होने लगता है। तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा तुम एसिड लाए, आप लाएंगे बेस, बेकिंग सोडा को वहाँ रब कर देंगे, फिर न्यूट्रलाइज कर दिए। ये हुआ ना केमिकल वारफेयर। केमिकल से हमला हुआ, केमिकल से डिफेंस हुआ। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल वारफेयर। और ये सब आप जानते होंगे। समझ आई बात? तो आपसे अगर पूछा जाए कि एंट स्टिंग से, बी स्टिंग से बर्निंग सेंसेशन क्यों होता, बर्निंग पेन क्यों होता? बिकॉज एंट और बी इंजेक्ट्स what? An acid in your body, and that very acid is methanoic acid or formic acid which causes burning, pain। और इससे बचने के लिए आप बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। I hope this is all clear for you. Now let's look at the some questions given in your book। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम अपना सेशन को आज का कर देंगे ख़त्म। आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच की बात आई समझ में। हमारे ह्यूमन बॉडी में एक पीएच का रेंज होता है, उससे ज़्यादा कम हो गया तो दिक्कत। रेन का पीएच अगर कम हो गया, 5.6 से कम हो गया, एसिड रेन जो एक्वेटिक लाइफ को परेशान कर देगा, इवन जो लैंड में जो लाइफ है, प्लांट्स है, सबको तबाह कर देगा। उसी तरह से हमारे बैकयार्ड में यानी कि जो फील्ड होता है, सॉइल का भी एक पीएच रेंज होना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। और हमारे मुंह के अंदर भी पीएच का एक ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए।
यानी कि 5.5 से कम होगा तो दिक्कत, सफाई नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी, और सेल्फ डिफेंस भी होता है pH की वजह से, क्योंकि एसिड आता है pH कम हो जाता है, बेस डालेंगे pH फिर ज़्यादा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो गया। चलें, बहुत हो गई बातें। ओहो, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 ये इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग फिर से आज कर रहे हैं। ये पेज नंबर आई थिंक कितना में है, जितना में भी क्या फ़र्क पड़ता है, 28 में। यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख रहा हूँ। चले, 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, ओके। अब दोनों का pH दिया गया, एक का 6 एक का 8, pH दिया गया दोनों का। इसका pH है 6, इसका pH है 8, ओके। अब बोला विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड बेस। अरे भाई, जिसका pH कम तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, देखें H3O+ अगर लिखना चाहेंगे आप, या फिर हाइड्रोजन सिंपली लिखना चाहेंगे, H+ आयन का कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन बताता है। जिसका pH 6 मतलब कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 मोलर। कौन ज़्यादा हुआ? ये ज़्यादा हुआ ना जी, pH ज़्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन कम हो गया, समझे जी कि नहीं? तो जिसका pH कम है वो क्या है, एसिडिक, इसका pH ज़्यादा है वो क्या है, बेसिक। इसमें क्या बताएं हम, इसको आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख के नहीं आ जाएंगे मेरे भाई, एग्ज़ाम में आपको लिखना है आंसर प्रॉपर तरीके से। ये हो गया 1 नंबर। क्या कहा, 2 सॉल्यूशन था, एक का pH 6 था, एक का pH 8 था। आप सवाल पूछ रहा है कि किसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसका pH कम है, दिख रहा है आपको, और जिसका pH कम है वो एसिडिक, जिसका pH ज़्यादा वो बेसिक। नन ऑफ देम इज स्ट्रॉन्ग, दोनों ही वीक है। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन, क्या है, व्हाट इफेक्ट डज दी, सवाल लिखते हैं, जवाब तभी मज़ा आएगा। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ AQ आयन, सीधा मैं इसको लिखता हूँ H+ कंसंट्रेशन हो गया, ओके। ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द नेचर ऑफ, एक सॉल्यूशन में H+ है, H+ आयन का कंसंट्रेशन। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात है, तो आंसर क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा मतलब सॉल्यूशन इज बिकमिंग मोर एसिडिक, एंड अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन घटेगा सॉल्यूशन इज बिकमिंग लेस एसिडिक। सिंपल बात, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिक कम, बेसिक नहीं बोल देंगे भाई, H+ है ना तो वो लेस एसिडिक है, मोर एसिडिक है, लेस एसिडिक। जब H+ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है एसिड ही है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एसिडिक, कम होगा तो कम एसिडिक। अब मैं क्या बताऊँ इसमें। अगला सवाल, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको पहले ही। फिर भी क्या है, नंबर 3। छोटे छोटे सवाल मैं लिख देता हूँ, बड़े बड़े सवाल नहीं लिखता हूँ, बड़े बड़े सवाल ही दिक्कत करते हैं हमें। डू बेसिक सॉल्यूशंस also have H+ ions, H+ ions। अब बोला है अगर ये हाँ है तो फिर इसे बेसिक क्यों कहते हैं। इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिस, इफ़ यस देन वेरी बेसिक क्वेश्चन, वाई आर दीज बेसिस। क्या कह रहा है कि आपके पास हैं डू एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन को मैंने एसिड सॉल्यूशन लिखा है। चल, कभी कभी ऐसा होता है, गर्मी होती है ना तो पता चलता है दिमाग कितना काम करता है। चलें, सवाल फिर से पढ़ता है। डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H+ आयंस। क्या आपके पास बेसिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए भाई,
OH माइनस आयन, बेसिक सोल्यूशन कंटेन्स OH माइनस आयन। लेकिन सवाल क्या है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन? अगर यस, मतलब सवाल में कह रहा है कि अगर हाँ है तो फिर उससे बेसिस क्यों कहते हैं भाई? एसिड में H प्लस होगा ना, बेस में क्यों होगा? तो आइए जवाब की तरफ। यस, बेसिक सोल्यूशन also have H plus ions, but number of H plus ions, number of OH minus ions is predominant, I don't know spelling क्या, predominantly more than the number of H plus ions। क्या समझे मेरी बात? मैं क्या लिख रहा हूँ? यस, बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन, बट नंबर ऑफ OH माइनस आयन इज प्रीडोमिनेटली मोर देन द नंबर ऑफ H प्लस आयन्स, हेंस these solutions are basic। समझे मेरी बात कि नहीं? यानी कि for a basic solution number of OH minus ion is more than number of H plus ions। समझे मेरी बात? यही फंडा है, जो ज़्यादा होगा वही नेचर होगा, इसके वजह से क्या है? बेसिक नेचर। समझे? अगर OH माइनस ज़्यादा हो गया बेसिक, H प्लस ज़्यादा हो गया तो एसिडिक। तो अगर सवाल आपको ऐसे पूछा जाए, डू एसिडिक सोल्यूशन ऑल्सो कंटेन OH माइनस आयन? यस, तो जवाब क्या? इफ़ येस देन वाई दीज आर एसिड्स? तो हम बोलेंगे येस, एसिडिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव OH माइनस आयन, बट द नंबर ऑफ H प्लस आयन्स इज प्रीडोमिनेटली मोर देन द नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स, हेंस दीज सोल्यूशंस आर एसिडिक। क्या समझे मेरे भाई? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना? जो ज़्यादा होगा वही नेचर आएगा। दोनों नेचर है, लेकिन जो ज़्यादा है वो नेचर शो करता है। समझे मेरी बात? अब इस एग्जाम्पल में क्या बताऊँ? इंसान के अंदर भी कुत्ते का गुण होता है ना, लेकिन कुत्ता का नेचर तो कभी डोमिनेट नहीं करेगा ना, इसलिए आप इंसान बोलते हैं। जिस दिन कुत्ते का नेचर डोमिनेट कर जाएगा उस दिन कुत्ता घोषित कर दिया जाएगा। डोंट वरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। हम लोग चैप्टर को ऑलमोस्ट ख़त्म करते ही जा रहे हैं, इसके बाद सिर्फ सॉल्ट बचेगा, और सॉल्ट का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है जो हम लोग कर लेंगे। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक farmer would treat the soil of his field with quicklime? Quicklime, that is quicklime क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज quicklime। ओके, ये आपका CaO होता है। और स्लैग्ड लाइम, दूसरा है आपका स्लैग्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका? CaOH होल ट्वाइस। तो ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी बेसिक है, और ये भी आपका क्या है? बेसिक है। तो आप बेसिक सब्सटेंस को कब किसी चीज़ के साथ ट्रीट करेंगे? और चॉक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। दिस इज ऑल्सो बेसिक, ये भी बेसिक है क्योंकि ये एक वीक एसिड का सॉल्ट है। ओके, किसका सॉल्ट है? वीक एसिड का सॉल्ट। चलें, तो ये तीनों बेसिक सब्सटेंस हैं, इन तीनों का ट्रीटमेंट कब करा जाता है? ट्रीटेड विद सॉइल, तीनों में से कोई एक, ओनली व्हेन द soil is acidic, means
the pH of the soil is quite low या फिर लेस देन 7। यानी कि अगर आपके सॉइल का pH 7 से कम हो जाएगा तो आपको उसको बेस से ट्रीट करना है, लेकिन यू डोंट नीड टू यूज़ स्ट्रॉन्ग बेसेस। तो इनमें से कोई बेस आप इस्तेमाल कर लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लें, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लें या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कर लें, या फिर इसका मतलब इसका साधारण नाम जानेंगे तो क्विक लाइम पानी में घोल के इस्तेमाल करते, सेलेक्ट लाइम पानी में घोल के इस्तेमाल करते, चौक को पानी में घोल के इस्तेमाल कर दें। सब का सब क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपके सॉइल के पीएच को बैलेंस करेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सॉइल प्रॉपर ग्रोथ करता है प्लांट्स का एक स्पेसिफिक रेंज पे। तो ये सारी बातें हो गई पीएच के रिगार्डिंग। और पीएच इन नेचर में पीएच हम लोग देख लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स देख लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस देख लिए। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग शुरू करेंगे सॉल्ट विच इज़ द मेजर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, और इन सॉल्ट्स में भी हम लोग पीएच वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, घर पे एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।